नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या विशेष। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। हरियाणा विधानसभा चुनाव होने में महज अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इसे लेकर तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत अब झोंकने में जुटी हैं और अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं, जिससे वो इस भूमि पर एक बार फिर जीत हासिल कर सकें। इसी बीच हरियाणा की लोहारू भूमि से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा ऐलान किया जो विपक्षी पार्टियों की कूटनीति और रणनीतियों पर अब बड़ा असर अब डाल सकता है। आखिर क्या है वो ऐलान? अमित शाह ने ऐसा क्या बोला? क्योंकि अमित शाह ने आज के दिन कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। कई जगहों पर कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरा है। पहले आप देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की एरड़ का आगाज हो चुका है। इसे लेकर सभी पार्टियां जी तोड़ कोशिश कर रही हैं, जिससे वो इस चुनावी धार को और भी तेज कर सकें। अपनी इस धार को तेज करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचे, जहां उन्होंने दो बड़ी जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित किया। लोहारू और फरीदाबाद में मेगा रैली के जरिए अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवारों की जीत की अपील जनता से की है, जिसमें कई बीजेपी के नेता और प्रत्याशी भी मौजूद थे। लोहारू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर कई आरोप लगाए। अभी ये राहुल बाबा ने अमेरिका में बयान दिया है कि हम कुछ समय विकास होने के बाद आरक्षण को हटा देंगे। राहुल बाबा अपने कश्मीर में भी ये कहा है कि कश्मीर में हमने SC, ST और OBC का जो आरक्षण दिया है इसको वो हटा देने वाले हैं। मगर आप चिंता मत करो लोहारू वालों, मैं कह कर जाता हूं, राहुल बाबा क्या कोई भी आ जाए, जब तक भाजपा है आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे, छूने नहीं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीर योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान किया और अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। एक योजना लेकर आए हैं अग्निवीर की, ये कांग्रेस वाले और विशेषकर राहुल बाबा राजनीति कर रहे हैं। मैंने सैनी जी को कहा कि सैनी जी अग्निवीरों का अफवाह फैला रहे हैं। भारत सरकार के गृह विभाग ने, देश भर की पुलिस ने 20% रिजर्वेशन दिया है, सबको पेंशन वाली नौकरी मिलने वाली है। मगर आप क्या करोगे? उन्होंने कहा हरियाणा के जितने भी अग्निवीर है वो सभी को मैं हरियाणा सरकार में नौकरी दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा। मैं आज हरियाणा के युवाओं को कहकर जाता हूं, ये हुड्डा एंड कंपनी जिनका काम झूठ फैलाना है, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर का बाद में क्या होगा। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं और मोदी जी जो इशारा करते हैं वो भी हो जाता है। इसके बाद अमित शाह फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल के पक्ष में वोट की अपील की और कांग्रेस पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। मुझे बताओ, आप सभी लोग बताओ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हरियाणा की पर लग सकते हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद थे, जिन्होंने कांग्रेस के शासनकाल का जिक्र किया और जनता के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। ये कांग्रेस के लोग ये झूठ का सहारा लेकर के भाइयों लोगों का बरगला करके वोट लेने का काम करते हैं। उनका नकाब उतर चुका है और ये बोलते हैं कि घोषणाएं हो रही हैं, ये घोषणाएं नहीं। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये डबल इंजन की सरकार अगर कुछ बोलती है वो पत्थर के ऊपर लकीर है। हरियाणा प्रदेश ने अब ये तय कर दिया है कि जब 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तीसरी बार हरियाणा, चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की
डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाइयों तत्पर है। गौरतलब है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में महज अब कुछ ही दिन बाकी है। इसे लेकर बीजेपी ताबड़तोड़ रैली कर रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी पानीपत, हिसार सहित कई इलाकों में रैली में शिरकत करते नजर आए, वहीं बीजेपी के अन्य नेता भी काफी एक्टिव दिखाई दिए। कांग्रेस या अन्य दलों की बात करें तो वो भी अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसके बातों पर विश्वास करके अपना महत्वपूर्ण वोट देती है। लोहारू से इंद्रवेश दुहन और फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आज के दिन सूर्या विशेष पर चर्चा इसी बात को लेकर कि आखिर किस पार्टियों ने क्या दांव अभी तक खेला है और आगे क्या इसकी तैयारी है। घोषणा पत्र पर भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं पार्टियों के घोषणा पत्र में। और यही नहीं, सन 2024 के चुनाव में जो बीजेपी को गिरावट मिली, हरियाणा चुनाव ये पहला अवसर होगा उसको अब ऊपर करने का। लिटमस टेस्ट इसे कहा जा सकता है, ताकि अन्य राज्यों में बीजेपी आने वाले समय में बेहतर कर पाए। चाहे हम बात करें झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये वो तमाम हिंदी भाषी राज्य हैं जहां पर अगर बीजेपी अगर हरियाणा में बेहतर करती है तो हो सकता है कि यहां के भी चुनाव के परिणामों में थोड़ी आप तब्दीलियां आप देख सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी मेहमानों को विंडो में एक बार लाइएगा। पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता बीजेपी से, कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा, प्रवक्ता आईएनएलडी, अजय चौधरी साहब, कल आपसे मैं बोला था मुलाकात होगी, फिर प्रवक्ता जेजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है पंकज बेनीवाल जी, कमल हांडा जी, रजत पंजेटा जी, अजय चौधरी जी, आपका सूर्या समाचार पर। चलिए शुरुआत पंकज बेनीवाल सबसे पहले आपसे। अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम केंद्र के दिग्गज नेताओं की देखिए रैलियां शुरू हो गई हैं। चाहे हम बात करें किसानों की, या फिर हम बात करें जवानों की, या फिर हम बात करें पहलवानों की, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप लोग चाहते हैं कि कैसे अब बीजेपी अपने आप को बेहतर दिखाए कि हाँ हम बीजेपी उनके लिए ही बेहतर है। क्या कुछ कहेंगे और अमित शाह की रैली को लेकर क्या बोलेंगे? पंकज बेनीवाल, पहला रिएक्शन आपसे। नमस्कार सागर जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू से तैयार कर रखी थी और चुनाव के महज आज से 18 दिन शेष रह गए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रैलियां करना, गृह मंत्री जी का या फिर अमित शाह जी का सबका रैलियां करना एक प्राकृतिक तरीका है कि ये ऐसा होता ही है। जो आज भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 वर्षों में हरियाणा में काम किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, आज उनका ही व्याख्यान मोदी जी ने या फिर अमित शाह जी ने ही किया है। उसके अलावा कोई बाहर की चीजें उन्होंने नहीं की है। और यही चीजें आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता या जो उम्मीदवार है या मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बरोली जी, सारे के सारे आज उन्हीं 10 साल के जो कार्य किए हुए हैं उन्हीं को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता का आशीर्वाद, जन समर्थन सारे उम्मीदवारों को, सारे कार्यकर्ताओं को, सारे नेताओं को भरपूर मिल रहा है। और उसी का आज हमारे को उत्साह है कि एक बार फिर से इतिहास रचा जाएगा। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनेगी और तीसरी बार कमल खिलाने का काम हरियाणा की जनता करेगी। हरियाणा के अंदर जो मोदी जी ने कहा या आज अमित शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो यहाँ पर मुंह में राम राम बगल में छुरी वाली जो कहावत है उसको उन्होंने सिद्ध किया है। जब भारत देश में होते हैं, चुनाव का माहौल होता है तो कहते हैं कि आरक्षण खतरे में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है। और विदेश में जाकर अमेरिका में बैठकर विरोधी ताकतों के साथ बैठकर कहते हैं कि पंकज जी, आरक्षण पर डिबेट कल के दिन था। पंकज जी, मेरे को पता है, लेकिन आपने कहा कि अमित शाह के बयान को अगर मैं ना बोलूं तो भी गलत है। उन्होंने पहलवानों पर भी बोला, जवानों पर भी बोला, उन्होंने किसानों पर भी बोला। ठीक है, मैं हर एक मुद्दे पर आऊंगा क्योंकि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आज जो बातें कही हैं, आप उसी जो उनकी रैली में उनके जो वक्तव्य थे उन्हीं पर आज मुझसे आप बात करना चाह रहे हैं। इसीलिए अगर उन्होंने ये ना कहा हो तो मैं चुप हो जाता हूं। सारे शब्द जो हैं, जो रैली के हुए, जो जनता तक पहुंचने चाहिए, वो अभी भारतीय जनता पार्टी जनता तक जरूर पहुंचाएगी। कांग्रेस कितने भी हथकंडे अपना ले, अब वो कामयाब नहीं होगी। तो उन्होंने कहा सही समय, मैं सही समय इसलिए बता रहा हूं कि राहुल गांधी ने सही समय का शब्द इसलिए प्रयोग किया कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहते भारत देश की जनता की सेवा करते हुए ये मुमकिन नहीं है कि आरक्षण खत्म हो जाए। जब कांग्रेस का राज कभी आएगा
कभी जनता इनको मौका देगी तो वो सही समय होगा जब ये लोग आरक्षण को खत्म करेंगे। इसके अलावा दो शब्द उन्होंने नहीं कहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने, अगर किसानों की बात करें, कांग्रेस का भी कार्यकाल हरियाणा की जनता ने देखा है, बाकी और सरकारों का भी देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी की सरकार एक ऐसी रही। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 14 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया और आज नायब सिंह सैनी जी ने 24 फसलों पर एमएसपी देने की गारंटी की घोषणा की। तो ये जो चीजें हैं, आज किसानों की पहली एक मांग हुआ करती है कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, हमें एमएसपी पर हमारी फसल बिके, ये हम चाहते हैं। अगर वो आज किसी ने पंकज किया जी, है काम, डिबेट तो को ओपन कर लें, पार्टी की क्योंकि सरकार- पहले सभी मेहमानों को शामिल कर लेते हैं सर, क्योंकि वक्त लग जाता है ज्यादा। कमल हांडा जी, रिएक्शन आपसे होगा। आज आप पूरी तैयारी में देखिए आई, हेडफोन भी आपने लगाया कि ताकि अच्छे से बात आप सुन पाए। कल के दिन आपको दिक्कत लग रहा है ज्यादा हो रही थी। ठीक है कमल हांडा जी, पहला सवाल आपसे होगा। आप लोग ये कह रही हैं हरियाणा के अंदर कि किसान भी आपके साथ हैं, पहलवान भी आपके साथ हैं, बजरंग पुनिया को आपने शामिल किया, आपने उधर टिकट आपने दिया विनेश फोगाट को, महापंचायत में भी ये लोग देखिए गए किसानों के, और जवानों का भी आप लोग कह रहे हैं कि साथ मिल रहा है अग्निवीर योजना को लेकर। ये कॉन्फिडेंस क्या ग्राउंड पे भी आप लोग को दिख रहा है, क्या वाकई में समर्थन है या फिर बस हवा हवाई? हवा हवाई सर बातें हम नहीं करते, ये काम तो बीजेपी को कॉपीराइट इसने ले रखा है और इनके पास ही रहेगा। हम हवा हवाई बातें नहीं करते। मैं शुरुआत करूंगी चंद लाइनों से। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं साहब, जाती मकान थोड़ी है। मुंह में हो मीठी मीठी बातें, जो ऐलान करके गए इनके गृह मंत्री, जो एक एक पाई का हिसाब देने वाले थे हरियाणा को जब आए थे 2 महीने पहले, तो गृह मंत्री ने बड़े बड़े ऐलान किए। तो इनका काम सिर्फ ऐलान करना है और कुछ काम नहीं है। अब याद आया इनको अग्निवीर के ऊपर हम बात करेंगे, विकास को नहीं विनाश के रास्ते पर ये लेकर गई। 10 साल बाद आपको याद आया, चोर मचाए शोर, कहते हैं कि हमने गलतफहमी करी। और एक चीज पूछना चाहूंगी, ये कह रहे थे नायब जी ने कहा 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देंगे, तो मैं पूछना चाहूंगी, अभी तक आपके सारे प्रवक्ता झूठ बोल रहे थे चैनल पर कि जी हम तो 24 फसलों पर या कोई 14 पर कहता था हम एमएसपी दे रहे हैं। ध्यान से सुनना फिर जवाब देना। 14 पर काम फसलों क्या किए? रुक 24 की गारंटी जाइए। अगली फसल जब भी होगी 24 की 24 फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार आप अपना वक्तव्य रखें कि आप 24 फसलों पर हाँ करते हैं या ना करते हैं। मेरा सवाल है सीधा आपसे। अब सुनिए बात जरा शांति से। आपने क्या काम किया? आपने एक काम तो बड़ा जबरदस्त किया है, मीडिया से जबरदस्त झूठ फैलाया, दुष्प्रचार आपने कांग्रेस के लिए किया है। आपने क्या आज सूर्य समाचार पर जो बात हो रही है वो झूठ है? अरे नहीं, आप झूठ ही बोलते चले जाएंगे टीवी पे बैठ के। आप टीवी पे बैठ के झूठ बोलेंगे, आप जनता को झूठा बोलेंगे, मीडिया को झूठा बोलेंगे। सच नहीं सुनना चाहते? सुन लो, हमने भी आपसे झूठ बड़े सुने, आप हमारे सच सुनिए। खत्म करेंगे। ये जो 45 चोर दरवाजे से एंट्री हुई थी उसको किसने रुकवाया? कोई आरक्षण नहीं था। 70,000 में से एक कम। इलाहाबाद कोर्ट ने, आप ही की सरकार है ना यूपी में, वो उन्होंने सारी भर्तियां टीचरों की रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा है। क्या बात करते हैं आप? आरक्षण हमने आगे बढ़ाया। और आप सुनिए, जो आपके आका को तो पता भी नहीं चलता क्या बोलते हैं। अटल बिहारी जी की सरकार बनी भाजपा के समर्थन से। अरे वो तो भाजपा के सबसे बड़े नेता ही थे, आप लोगों को पता नहीं होता। आप सामान भी बांट रहे हैं कि आपको वोट मिल जाए, आप हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगी, राहुल जी जो है ना एक्सिस बने, आप उनके आसपास खूब घूम रहे हैं, तो आपको घुमा रहे हैं। देखिए कमल हांडा जी, अगर आप ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी सामान बांट रही है, वोट बटोरने के लिए पैसे बांट रही है, तो अगर आपके पास वीडियो है, फुटेज है, तो दिखाइए, फिर जवाब मांगते हैं। अगर आप ऐसे सवाल करें, दिखा दूंगी। बड़ा आपका आभार, आपने कल भी मुझे इजाजत दी। मैं अभी दिखाती हूँ सर वीडियो। ठीक है, तो एक रिएक्शन ले लें। बोल रही थी अजय चौधरी जी आज भी हमसे नाराज हो जाएंगे, शामिल कर लें डिबेट में। नहीं सर आप सुनिए, मैं झूठी बात नहीं कहती। सुनिए सर, अब आपने बोला है तो अब आप सुनिए। नहीं कमल हांडा जी, देखिए आऊंगा, फिर शामिल कर लें, डिबेट ओपन करेंगे, फिर काउंटर होता रहेगा, वर्सेस मिला देंगे आप लोग को, लड़ते रहिएगा आप लोग, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। चर्चा लगातार जारी है। पंकज बेनीवाल, कमल हांडा, रजत पंजेट्टा, अजय चौधरी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा इसी बात को लेकर कि आखिर हरियाणा चुनाव में किसकी दावेदारी मजबूत, कौन बनेगा किंग मेकर और हरियाणा के सिंहासन पर कौन काबिज होगा। एक बार फिर चलेंगे चारों मेहमानों की तरफ, पैनल में लाइएगा जी। कमल हांडा जी आऊंगा, मैं भी आपकी आवाज में सुन रहा था, ब्रेक पर मैं गया था, आप लोग उसमें भी डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा इंतजार करिए, आऊंगा। अजय चौधरी प्रवक्ता जेजेपी के हमारे साथ हैं। अजय चौधरी जी,
जिस तरह से देखिए कांग्रेस और बीजेपी तो अपने दावे कर रही है कि हाँ हमारे साथ हैं किसान, पहलवान, जवान, ये सभी लोग, और जेजेपी भी इस समय किंगमेकर की भूमिका में पिछले साल रही थी, माफ करिए पिछले बार के चुनाव में जब आप लोगों ने 10 सीटें हासिल की, और दोनों पार्टियां हल्के में ले रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि दोनों पार्टियां आपस में उलझी रहे और माहौल आप लोग लूट जाएं और इनेलो। सर मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। आनंद जी, आपका नंबर आए तब कर लेना, मैं 3 मिनट का समय लूंगा। जो डिबेट की शुरुआत की आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान को भी मैंने सुना और कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर नायब सैनी जी के बयान को भी मैंने सुना। दोनों ने बड़ी भारी आवाज में और तरह तरह के वायदे किए। तो लब्बो लुबाब निष्कर्ष क्रक्स जिसको कहते हैं, वो इनके भाषण का यही था कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें, जनाब बात किसान की हो या जवान की हो, झूठ बोले तो आवाज थोड़ा भारी रखें। और साहब ये मुकम्मल भी हो जरूरी नहीं, मगर आप योजनाएं और घोषणाएं ढेर सारी रखें। तो सिर्फ घोषणाएं और योजनाओं तक इनका भाषण टिका रहा। 7 बिंदु मैंने देखे गृह मंत्री जी के बयान में। पहला बिंदु था कि मैं छोटी काशी आया हूं। दूसरा बिंदु था कि हरियाणा के सर्वाधिक जवान सीमा पर तैनात हैं। तीसरा उनका था कि हरियाणा ने धाकड़ खिलाड़ी दिए हैं। चौथा था कि हरियाणा के एक एक अग्निवीर को नौकरी देंगे। और पांचवा राहुल की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की बात थी। और पांचवा था कि 370 कांग्रेस वापस लाना चाहती है। और छठा था पीओके भी भारत का है। और पांचवा था बिना पर्ची बिना खर्ची। अगर मैं शुरुआत से सिलसिलेवार तरीके से सागर जी जवाब दूं, तो पहला जो छोटे काशी आया था उसके रिगार्डिंग में जवाब देना चाहता हूं। 2020 से 2021 तक नारनौल के अंदर भी मैं किसानों के पक्ष में धरना स्टेज कर करके बैठा हुआ था। और यही लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से और इनके बड़े बड़े जो नेता थे, वो हरियाणा प्रदेश के लोगों को कुछ समय खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अलगाववादी कह रहे। जब हरियाणा प्रदेश के लोग इनको काशी वाले नजर नहीं आ रहे थे, आज इनको काशी वाले नजर आने लगे हैं। तो ये अपने आप में एक सफेद झूठ है। हरियाणा के लोग जानते हैं कि वोट प्राप्त करने के लिए इस तरह के प्रोपगंडे फैलाए जा रहे हैं। हरियाणा के लोगों को ये जो समझते हैं, वो हरियाणा के लोग भी इनको अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि हरियाणा के सर्वाधिक जवान सीमा पर हैं और हरियाणा ने धाकड़ खिलाड़ी दिए। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा में नौकरी दी जाएगी। मैं डाटा के साथ बताता हूं कि हरियाणा के 10% युवा सेना में है, 15% युवा वायुसेना में है और 17% जल सेना में है। लेकिन इन्होंने अग्निवीर योजना ला करके सबसे बुरा हाल किया है वो हरियाणा प्रदेश के नौजवान का किया है। और अग्निवीर योजना का सबसे बुरा प्रभाव हरियाणा के नौजवान पर पड़ता है। हम सुबह पहले 5-4 बजे जब सैर के लिए निकलते थे तो हरियाणा के बच्चे सड़कों पर दौड़ लगाते हुए दिखाई देते थे। आज आलम यह है कि सुबह 4-5 बजे सड़कों पर कोई बच्चे दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनको पता है अग्निवीर योजना के माध्यम से उनका रोजगार छीन लिया गया है। अब ये कहते हैं हरियाणा अग्निवीर वाले एक एक बच्चे को हरियाणा प्रदेश में रोजगार देंगे। हरियाणा प्रदेश तो पहले ही 37% बेरोजगारी दर के साथ आज भारत में पहले स्थान पर है। आप कहां से अग्निवीरों को रोजगार देंगे जब आप पहले ही बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 साल में मैं आपको डाटा बताता हूं। 22 फरवरी 2024 को विधानसभा में गोहाना से विधायक जगबीर मलिक ने सीएम खट्टर साहब से सवाल पूछा कि आपके 1 सितंबर 2019 से 15 फरवरी 2024 अजय चौधरी जी, आपके पास फैक्ट बड़े लंबे रहते हैं, इतना जवाब दे नहीं पाएंगे पंकज बेनीवाल जी अगर आप ज्यादा पूछ लेंगे तो। एक पॉइंट मैं आपका एकदम कोट कर दिया हूं, अगर हरियाणा में बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा है तो आखिर अग्निवीरों को ये रोजगार कहां से देंगे, उस पर मैं आऊंगा अगले सवाल पे। रजत पंजेटा जी प्रवक्ता एनएलडी के हैं। एक मिनट के लिए सागर जी, आरक्षण की बात की थी। गृह मंत्री जी ने ये कहा कि दुआरू वाड़ो आरक्षण तुम्हारा हटने नहीं दूंगा। मैं बेनीवाल जी से पूछना चाहता हूं, जब 2016 में हरियाणा प्रदेश के जाट समुदाय के लोग
जनतांत्रिक और शांतिपूर्वक तरीके से अपने आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो जाट वर्सेस नॉन जाट के नारे लगा करके 35 बनाम 1 के नारे लगा करके हरियाणा प्रदेश को जलाने वाले लोग आज ये कहते हैं कि आरक्षण को हटने नहीं देंगे। 26 बच्चों को गोलियों से भून दिया गया था, इनके मुंह में दही जमा हुआ था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एक भी किसी लोग ने और भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति ने निंदा नहीं कि 26 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज ये आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण मांगने वालों को तो इन्होंने गोलियों से भून दिया था। ठीक है चौधरी जी, आऊंगा रजत पंजिटा जी को भी डिबेट में शामिल करें। पंजिटा जी, स्वागत है आपका सूर्या समाचार पर। एक बार फिर माफी देर से आ रहा हूं आपके पास, पूरा अधिकार है आपको, आज अच्छे से बोलिएगा, संतोषम परम सुखम, अगर देरी हो गई तो। रजत पंजिटा जी, देखिए हो सकता है कि अगली डिबेट हमारी घोषणा पत्रों पर हो सकता है कल के दिन बीजेपी की आ जाए। कांग्रेस भी कहा जा रहा है कि 2 फेज में अपना घोषणा पत्र लाने वाली है, पहले फेज में राहुल गांधी हो सकता है अनाउंस करें। आप लोग की तैयारी क्या है, क्योंकि एनएलडी कह रही है कि हम इस बार सरकार हम बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ बेहतर करने वाले हैं। देखिए, निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल की जो प्राथमिकता में सोच रही है वो पहले की तरह सरकार आपके द्वार प्रोग्राम के तहत चौमुखी विकास प्रदेश का हो, सभी वर्गों को समान अधिकार मिले। इंडियन नेशनल लोकदल की सोच हमेशा से ही कर्ज को जो है वो हरियाणा प्रदेश के कर्ज को पहले तो हम चाहते हैं कर्ज मुक्त हो, लेकिन उसी दिशा में हमारे कदम बढ़ेंगे कि किस तरह प्रदेश को सशक्त और खुशहाल बनाया जाए, किसान को सशक्त और खुशहाल बनाया जाए, और जो भी वंचित वर्ग है उसको, और जो शोषित वर्ग है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। आज ठीक है, कमल हांडा जी को आवाज नहीं जा रही, एक बार चेक करिएगा, टेक्निकल टीम से मैंने बोल दिया। कमल जी, ये कल भी आपकी प्रॉब्लम थी सर जी। जी, मैं जवाब कैसे दूंगी, वो कुछ भी बोलेंगे मैं जवाब नहीं दूंगी क्या? ठीक है कमल हांडा जी, मैंने बोल दिया है, एकदम अटैकिंग मोड में आप रहती है। आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा मैं। ठीक है, व्हाई नॉट? बोलिए पंजिटा जी, बोलिए। आज विश्वकर्मा डे है, और विश्वकर्मा डे के उपलक्ष्य के ऊपर मैं आज विश्वकर्मा डे की सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसके बाद जो आपने बात कही है, देखिए हमने शुरुआती बहुत पहले से हमने 7500 जो बुढ़ापा पेंशन है उसकी बात, उसको लागू करने की बात कही है, जो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल ने कभी शुरू की थी। उसके बाद हम ये जो खाली रिक्त पद पड़े हैं उनको 2 लाख के आसपास हैं, उनको 1 साल में उनको उनकी भर्तियां करके, उनकी पक्की नियुक्तियां कर और आगे भी जो हर साल है वो उसी अनुपात के अंदर हम जो है आगे नौकरी के जो समान अवसर हैं वो प्रदान करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे महंगाई जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के राज में जो महंगाई आसमान छू चुकी है, उसमें हम ज्यादा ये कर सकते हैं कि गृहिणियों को 1000 रुपए जो है अलग से, और सिलेंडर जो है हम हर महीने 1 सिलेंडर मुफ्त की हमने बात जो पहले तो ऐसे युवाओं को, जिन युवाओं को हम नौकरी नहीं दे पाएंगे और जो काबिल युवा होंगे उनको 21,000 हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। तो ऐसी योजनाएं हम इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी जो हमने पहले भी करके दिखाया है, वैसा ही चौमुखी विकास हरियाणा प्रदेश को खुशहाली की और जो आज अंधकार में धकेल दिया है भाजपा ने, वहां ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें 10 साल का कांग्रेस का राज हमें नहीं भूलना चाहिए कि 10 साल में किस तरह कांग्रेस ने हरियाणा को जो है कर्ज में जो शुरुआत करी, वो 1 लाख करोड़ के कर्ज में पहुंचाने की, वो कांग्रेस के राज में हुई। एसवाईएल का मुद्दा जो है वो इन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज दिया। एसवाईएल का मुद्दा इंडियन नेशनल लोकदल की प्राथमिकता रहेगी। इसी तरह ओपीएस जो इन्होंने कांग्रेस ने लागू करी थी उसको भी हम जो है वो हटाने का काम करेंगे। ओपीएस लागू करने का काम करेंगे, एनपीएस हटाने का काम करेंगे। ओपीएस को कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने 1/1/2006 को जब आए तो ओपीएस को हटाने का काम किया था। स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर हुड्डा साहब 10 साल तक कुंडली मार के बैठे रहे, 10 साल इनका राज रहा। इन्होंने C2+50 से स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू नहीं करी। निश्चित तौर पे जहां आरक्षण की बात आ रही है तो अब नहीं भूलना चाहिए कांग्रेस के राज में जो मिर्चपुर का और गोहाना का कांड हुआ, उसे आज भी नहीं भूलती है। आज चर्चा हो रही थी, अजय चौधरी जी बात कर रहे थे, 13 सितंबर का दिन था। सुनील शरान नाम का एक बेचारा छोटा सा बच्चा था और मैयड़ में हुड्डा साहब ने की सरकार ने गोलियां चलाकर उसको भी बेचारे को मौत के घाट उतार दिया था, और औरों को भी गोलियां लगी थी मगर उसका खास
इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो कांग्रेस के राज के अंदर एक वो मासूम सा बच्चा था, उस आंदोलन में शामिल था मैयड़ के अंदर। ऐसी गेस्ट टीचर जो ठीक है धरना कर रही पंडिता थी जी, रोहतक के 3 अंदर। लाइनों में आपके तो कोई सवाल अभी बीजेपी, अभी कांग्रेस अभी और जेजेपी से? एक मैं खत्म कर रहा हूँ। देखिए, निश्चित तौर पे बिल्कुल सवाल बहुत रहेंगे। आज जिस तरीके से स्टेज के ऊपर चर्चा हो रही थी, जब चलो आरक्षण की बात हो गई, एमएसपी की बात इन्होंने करी है, एक लाइन में इनको से मैं उत्तर मांगता हूँ। एमएसपी के ऊपर इतना एम्फेसिस तो कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डरों के ऊपर जो किसान बैठे हुए हैं, कोर्ट में जाते हैं उनके रास्ते रुकवाने के लिए, उनके ऊपर जो गोलियां चलाते हैं, उन पुलिस वालों को मेडल देके, जैसे ओलंपिक जीत के आए, मेडल देके सम्मानित करने का काम करते हैं। खट्टर जी को सिक्योरिटी आपको पता है किस बिना पर मिली हुई है? खट्टर जी को Z+ सिक्योरिटी की, उन्हें किसानों से खतरा है, अन्नदाता से खतरा है। ये तो है भाजपा का चेहरा। और सवाल निश्चित तौर पे माफ कीजिएगा, सवाल निश्चित तौर पे आज भाजपा और कांग्रेस से ये है कि 10 साल में जो आपने 10 साल हुड्डा जी का राज रहा, 10 साल कांग्रेस का राज रहा, इन पिछले 20 साल में आज आपने हरियाणा प्रदेश का भट्टा बिठा दिया। हरियाणा प्रदेश को आज आपने बेरोजगारी के अंदर, कर्ज के अंदर, महंगाई के अंदर, और किसानों की जो दुर्दशा आपने पिछले 20 साल में करके रख दिया है, उसका जवाब। ठीक है पंडिता जी, मैं भी यही सोच रहा था कि जब पॉलिटिकल पार्टियां इस बार अपना घोषणा पत्र जारी करें तो लोक लुभावन वादे जब सामने पेश करें तो ये ध्यान में रखें हरियाणा कितने कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसा ना हो 2-2 25 हजार देने से हरियाणा एक बार फिर कर्ज के दलदल में चला जाए और 2 महीने के बाद आपको अपनी योजनाओं को बंद करना पड़े। पंकज बेनीवाल, सवाल देखिए आपका था, जेजेपी ने आपसे सवाल किए कि अगर हरियाणा में बेरोजगारी दर इतने नीचे है और अगर अग्निवीर के जवान अगर नाराज हैं तो क्या आप लोगों को उनको रोजगार अब कहां से दे पाएंगे? यही नहीं, किसानों को लेकर भी सवाल किया था ANLD ने, और कमल हांडा जी वीडियो भी दिखा रही थी। हालांकि उस वीडियो को देखिए मैं प्रमाणित नहीं करता हूं, ना सूर्या समाचार, क्योंकि हमारे पास अभी वो वीडियो नहीं आया। लेकिन सवाल तीनों जवाब पे होगा, आपका जवाब तीनों सवाल भेज दूंगी आपको सर। देखिए ठीक है हांडा जी, मैं उससे तो एग्री, मैं कैसे बोलूं कि हाँ वीडियो सही हो सकता है? अगर बीजेपी भी कांग्रेस के लिए कोई वीडियो दिखाएगी ऑन एयर, मैं यही कहूंगा कि हमारी टीम ओके करेगी, हमारे रिपोर्टर, तब हम ओके मानेंगे। सागर जी कमाल करते हैं, आपको नहीं पता भ्रष्टतम और झूठी पार्टी कौन है? मोदी सरकार वाली, तानाशाही वाली। जवाब ले लें हांडा जी, इसके बाद आप ही का नंबर है। पंकज बेनीवाल जी को सुन लीजिए, आपको काउंटर करने का पूरा मौका रहेगा इनमें। जी जी देखिए सागर जी, किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए 14 फसलों पर पहले और आज 24 फसलों की बात करें तो ये किस सरकार ने की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। इंडियन नेशनल लोकदल की भी सरकार रही, कितनी फसलों पर MSP देते थे बता देंगे रजत भाई। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इनके कार्यकाल के अंदर 10 साल जो हुड्डा साहब का राज था, उसके कार्यकाल के अंदर कितनी फसलों पर MSP ये लोग देते थे, वो ये लोग बता दें। कांग्रेस का कार्यकाल वो जरूर था जब ये 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के चेक दिया करते थे जब किसी किसान की फसल खराब हो जाती थी। ये कार्यकाल तो जरूर था कांग्रेस का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से भी मुआवजा दिया है किसान, हरियाणा के किसानों को जब फसल खराब हो जाती है। और इसका एक आंकड़ा भी है, जब फसल खराब हुई पिछले 10 साल में, जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल हरियाणा में है, तो 13,276 करोड़ रुपए हरियाणा की जनता को दिए हैं। और कांग्रेस का जो कार्यकाल 10 साल का था, उसमें मात्र 1158 करोड़ रुपए दिए। तभी तो 2-2 रुपए के, 5-5 रुपए के चेक हरियाणा में जब फसल खराब होती थी उस समय मिलता था। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है, तो 13,276 करोड़। और जब 24 फसलों पर MSP की बात कर रहे हैं या हमने एजेंडा पास कर दिया है, तो कांग्रेस को क्यों परेशानी है या बाकी दलों को क्या परेशानी है? अगर आप लोग हैं किसान हितैषी तो कहिए कि नायब सिंह सैनी का जो फैसला है बहुत अच्छा है। अगर गलती से हम लोग आए तो ये चीजें सारी चालू रहेंगी कि 24 फसलों पर MSP जो नायब सिंह सैनी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। आज बुजुर्गों का जो मान सम्मान है, मानदेय है, सभी सरकारों ने दिया, कोई 100 रुपए, 500 रुपए। कांग्रेस के कार्यकाल में लास्ट में 500 रुपए था। आज अगर वो देश के अंदर 1 रुपया नहीं दिया, कभी 1000 रुपए। ठीक है बेनीवाल जी, किसानों पर आपने जवाब दे दिया, रिएक्शन और मेहमानों से ले लेंगे। और ये भी था अग्निवीर योजना को लेकर अजय चौधरी जी का सवाल कि जब हरियाणा में बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा है तो अग्निवीरों को नौकरी भला कहां से? डेफिनेटली, अगर आपका सवाल सरकारी नौकरियों के ऊपर है तो भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 साल के कार्यकाल में 1,44,000 सरकारी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के दी हैं। और EPFO का डाटा मैं बताता हूं आपको, जब 2013-14 में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ईपीएफओ का डाटा आता है 61,95,965 का, और जब भारतीय जनता पार्टी आज बात कर रही है तो वो बढ़ के हो गया 2,22,34,962, यानी कि 1,60,38,997 जॉब क्रिएशंस की हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में हरियाणा के लिए। तो 1,60,38,997 जो नौकरियां और जो क्षेत्रों में दी हैं उनको भी भूलना नहीं चाहिए। और आज जब स्टार्टअप्स की बात की गई कि आज भारत स्टार्टअप्स की तरफ बढ़ रहा है, तो आज हरियाणा 7वें नंबर पे है स्टार्टअप्स में। 7,300 के आसपास जो स्टार्टअप्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर जो हरियाणा प्रदेश है वो 7वें नंबर है पे 7,300 स्टार्टअप्स बनाकर, उसमें से 104 यूनिकॉर्न बने, उनमें से 14 हरियाणा के यूनिकॉर्न है, जिनका यूनिकॉर्न मतलब 7,500 करोड़ का टर्नओवर जिन लोगों का है। तो ये कहां से आए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको अवसर प्रदान कराए। इस तरीके से आज हरियाणा का जो युवा है वो सशक्त है। ठीक है सर, आपके जवाब से कितने संतुष्ट हैं दोनों प्रवक्ता, तीनों प्रवक्ता? अब ये डिसाइड किया है। जय, ठीक है। कमल हांडा जी, देखिए आप लोग बार बार किसानों पर हाय तौबा क्यों किए हुए हैं? बीजेपी तो कह रही हमने 13,276 करोड़ दिए मुआवजा, आप लोगों ने केवल 1,158 करोड़ दिया, और भी कई ऐसे पॉइंट है किसानों के लिए जो बीजेपी काम कर रही है। हांडा जी, ये श्वेत पत्र जारी करे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलना, 10 सालों से ये यही कर रहे हैं। इनको अभी मैं बताती हूँ आपको एक चीज, ये कहते हैं कि विरोधी ताकतों से मिलकर, जब आपके तानाशाह मोदी वहां जाते हैं तब विरोधी ताकत नहीं पे है। किसानों पे जो आप चाहिए, कितनी फसलों पर एमएसपी देते थे, 2 रुपए के 5 रुपए के चेक देते थे कि नहीं देते थे? इन पे जवाब मांगा है आपसे। सुनो तो ले भाई, शांति रख, थोड़ी सी बात सुनो पहले, अपने झूठ खूब फैलाते हो, सच सुनो। जब विरोधी अमेरिका आपके तानाशाह जाते हैं तब विरोधी ताकतें नहीं होती, तब क्या होता है? राहुल जी जब जाते हैं तब आपको घबराहट होती है। और आपने आपको उसका भी बता देती हूँ, 2301 जो है उसका एमएसपी है सब धान का, और वो कहते हैं 2-4 दिन 2301 पर बिकती है, उसके बाद 1600 पर आकर अटक जाती है किसी ना किसी बहाने से। जी नमी रहेगी, ये हो गया, वो हो गया, कोई ना कोई बहाना। बाजरे की एमएसपी 2700 है जो 1900 से ऊपर कभी नहीं गई है। ये है आपकी सच्चाई जो आप एमएसपी के बारे में बोलते हैं। अब आप और बातें सुनिए, आपका कमल मुरझा गया, वो अब नहीं खिलने वाला। और दूसरी बात, आरक्षण, जाट आरक्षण की बात अजय चौधरी जी ने कही, तो उसको मैं भी साथ में उसको सेकंड करूंगी मैं, कि आपने जाट आरक्षण में 100 लोगों को गोलियां मारी, 26 नहीं, 100 लोगों के माथे और छाती पर गोलियां मारी। जानती होंगी ना आप कैसे वो भड़का रहे थे लोग। चाहूंगी कांग्रेस का जो चेहरा है वो आज हरियाणा की जनता के सामने है। आप ही के पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व के सीएम, उसी के पीए ने कैसे जनता को भड़काया वो भी आपने सुना होगा। वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था सब जगह। मैं खड़ी हो जाती हूँ, Can't you put his volume down? सुनिए अब जरा, मंडल आयोग ने लागू किया था, एक मिनट चुप रहो, आरक्षण की बात पर भी जवाब देती हूँ, उस पर भी आप चिंता मत करो, शांति से सुनो, धैर्य से। मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, आरक्षण की जो ये बात करते हैं, 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग जब वीपी सिंह की सरकार, देखिए हांडा जी, देखिए मैंने, हांडा जी देखिए आरक्षण पर आप आ गई। मैं आज के दिन सारे प्रवक्ताओं को रोक रहा हूँ ना मैम। कल के दिन आप आई थी आरक्षण के डिबेट में, आपने पूरे 1 घंटे सबसे ज्यादा मौका हमने आपको दिया। मेरा पहला सवाल, बीजेपी से मैंने केवल 2 रिएक्शन लिए 2 सवाल पे, जो मेरा सवाल था। फिर आप लोग अपनी कहानी बतियाइए, फिर डिबेट में आप लोग अपनी कहानी बोलते रहिए। कमल हांडा जी, मैंने ये पूछा, जो बीजेपी कह रही है कि आप लोगों ने 2-2 रुपए 5-5 रुपए के आप लोगों ने चेक दिए और हमने आप लोगों से ज्यादा मुआवजा दिया, फिर उसमें आप लोग क्या सही हैं कि गलत है, ये बताइए ना मैम। सर वो भी बताऊंगी, बाकी इनके सवालों का जवाब ना दूं क्या मैं? आप नहीं चाहते मैं बाकी सवालों का जवाब दूं? मैं जो पहले जो आप लोगों के सवाल सबसे ज्यादा किसानों पर रहे, मैंने उसी पर पूछा बीजेपी से, फिर आपसे मैं ले रहा हूँ। मैं आपको की भी बात कर रही हूँ, मैं किसान पर नहीं आऊंगी। मैं किसानों को इन्होंने 3 काले कानून कौन लेकर आया था, सबसे ज्यादा आपने नाच मारा। सवालों का जवाब इनके पास है नहीं। बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया हरियाणा को, अपराध में नंबर 1, अत्याचार, महिला सुरक्षा में, दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार, पीट कर मार दिए गए हैं। इनकार करने से आपके सच नहीं बदल जाएगा। अब 2 रुपए के चेक की बात करते हैं, मैं उसका भी सच सुन लेंगे। ये बड़ी बारी ब्लैबरिंग करते हैं आकर चैनल पर अपने आप को बताने के लिए कि हम किसानों के हितैषी हैं। तो 3 काले कानून किस लिए लाए थे? क्यों 7 लेयर बैरिकेडिंग करी? क्यों पीटा आपने किसानों को? क्यों छतें चलाए? क्यों दीवारें खड़ी करी? उसका जवाब अगर आप किसान हितैषी हैं तो। पहली बात। दूसरी बात, 2 रुपए के चेक कैसे होते थे? बहुत जैसे छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, उसके बहुत सारे दावेदार हैं,
तो तब गया था, लेकिन उसके बाद हुड्डा साहब ने जो फिक्स कर दिया था वो नहीं आप बोलते। उन्होंने 250 रुपए फिर पर हेड फिक्स कर दिया था। आपको अगर याद ना हो तो आपको याद दिला दूं मैं, क्योंकि आपने सिर्फ झूठ बोलना है। अब मुझे थोड़ी आरक्षण पर बात करने दीजिएगा सर। 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग लागू किया गया वीपी सिंह द्वारा, बीजेपी की समर्थन से सरकार बनी। ठीक है, जब उनकी सरकार बनी उन्होंने कहा था कि ओबीसी में उन्होंने आरक्षण की बात की थी, जिसको सभी दलों ने एक समर्थन दिया सिवाय भाजपा के। कांग्रेस तो उन्होंने फिर सुनिए, क्यों झूठ बोल रही हो कमल आना जी? बैठ के कांग्रेस मंडल कमीशन के खिलाफ राजीव गांधी का नहीं, 1.5 घंटे का भाषण है, हम जगह कांग्रेस रिकॉर्डिंग है। कुछ कुछ भी झूठ बोलेंगे आप बैठ के, अब 1990 की सुनो, भाजपा कुछ भी झूठ बोलेंगे तो झूठ नहीं सुनेंगे। अपनी पार्टी के लिए बैठ करके प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ के प्राइम टाइम में बैठ के आप इतना झूठ बोलेंगी, हरियाणा की जनता आपको सुनेगी क्या? राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के खिलाफ 1.5 घंटे तक सदन में भाषण दिया था, विरोध किया था, राजीव गांधी ने भी विरोध किया, और नेहरू जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। ठीक है OBC कमल हांडा जी, देना है। कमल हांडा जी, पंकज जी, मेरे पास ब्रेक की कमांड आ गई है मैम, आप लोग भी पानी पी लीजिए ताकि पानी पी पी के आप लोग कोसते रहे एक दूसरे की पार्टियों को। अजय चौधरी, सवाल आपसे होगा। 4.5 साल आप लोग सर सत्ता की मलाई खाने के लिए तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाए नहीं थे। आप लोगों ने भी सोचा होगा कि हाँ कुछ बेहतर करेंगे, कई सारी योजनाओं में साथ भी आप खड़े दिखाई दिए, फिर आप लोग बीजेपी को अचानक से कोसने क्यों लगे कि हाँ कुछ वोट बैंक पाले में आ जाए इसलिए, या फिर वजह कुछ और? नहीं, इस बात से मैं डिनाई नहीं करता कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो सरकार हमने बनाई और उसके तहत हमने जो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे लोगों से किए थे, और हमने भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए कॉन्फिडेंस में लिया कि हम अगर सरकार में आते तो हम इन वादों को अमली जामा पहनाएंगे, और वो वादे हमने पूरे भी किए। चाहे 50% महिलाओं को चुनाव में आरक्षण देने की बात हो, चाहे राशन डिपो में 33% आरक्षण देने की बात हो, चाहे BCA के लोगों को पंचायत चुनाव में 8% आरक्षण देने की बात हो। तीसरी बात मैं बड़ी शिद्दत और जिम्मेवारी से कहूंगा सागर जी, बेनीवाल जी ने कहा कि 14 फसलें हरियाणा प्रदेश में MSP पे खरीदी गई, निश्चित रूप से खरीदी गई, लेकिन ये नहीं बताया चौधरी जी, आप जिस तरह से महिलाओं के लिए आगे बढ़ चढ़कर आप बोल रहे हैं कि उन्हें भागीदारी मिलनी चाहिए, हमने तो आपके उसमें भी नहीं देखा सर जो कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं। इसलिए नहीं देखा गया, मैं पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूँ कि पंचायत चुनाव में हमने वादा किया था कि 50% आरक्षण जी हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को दिया जाए, कानून बनाया, और आज वो कानून है पंच, सरपंच, जिला परिषद की मेंबर आज हरियाणा प्रदेश में 50% हैं। अगली बात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 14 फसलें MSP पर खरीदी गई, निश्चित रूप से खरीदी गई, लेकिन मैं बड़ी शिद्दत और जिम्मेवारी से उनसे पूछता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अलावा 12 प्रदेशों में उनकी सरकारें और हैं, चाहे वो हो राजस्थान, UP, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर। अगर हरियाणा प्रदेश के अलावा कहीं 5 फसलें भी MSP पर खरीदी जा रही हो तो ये बताने का काम करें। ये विजन दुष्यंत चौटाला जी का था, उनकी दूरदृष्टि सोच थी, इस वजह से हरियाणा प्रदेश में किसानों की 14 फसलें खरीदी गई। दूसरा, उन्होंने पेंशन की बात की। पेंशन के लिए मैं राजस्थान बिल्कुल मेरे साथ लगता हुआ है, राजस्थान के 3 स्टेट मेरे महेंद्रगढ़ को घेरे हुए हैं, 700 रुपए बुजुर्गों को पेंशन मिलती है। ये दूरदृष्टि सोच दुष्यंत चौटाला जी की थी कि हरियाणा के बुजुर्गों को पेंशन बढ़ा करके मिले। हमारा तो वादा था 5100 का, उस पर सरकार से गठबंधन भी टूटा है, सबको पता है। तीसरी बात, मैं बेनीवाल जी को बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति मानता हूं और मेरे पसंदीदा जो प्रवक्ता हैं उनमें से मैं मानता हूं, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूं, लेकिन टीवी पर बैठ करके इन्होंने जिस तरह से सफेद झूठ बोला कि लगभग 1.5 लाख नौकरियां पिछले 10 साल में दी गई। मैं डाटा के साथ बोलता हूं, विधानसभा में पेश किए गए डाटा मेरे पास हैं। 22 फरवरी 2024 को जगबीर मलिक जो गोहाना से विधायक हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा खट्टर साहब से कि कितनी नौकरियां लगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि 1,14,210 नौकरियां जो सरकार में 10 साल में ठेके के थ्रू लगी थी, उनको बाद में HKRM के थ्रू कर दिया गया। तो ये नौकरियां तो सारी ठेके के थ्रू हो गई। HPSC और HSHA के थ्रू जो नौकरियां लगी हैं वो मात्र 10 साल में 47,340 नौकरियां लगी हैं। तो ठेके की जो लगी हुई नौकरियां 1,14,210, उनको सरकारी नौकरियों में अपन काउंट ना करें तो मात्र 47,340 नौकरियां
इनके द्वारा दी गई है। अब ये बात बात पर बता देते हैं कि 1.5 लाख नौकरियां दी गई, 1.5 लाख नौकरियां दी गई। एक बात, 1 मिनट का समय बड़ी जिम्मेवारी से मैं और लेना चाहूंगा कि सरकारी नौकरियों के लिए बड़ा बखान किया जाता है टीवी पर बैठ करके। अमित शाह जी कह रहे थे बगैर खर्ची, बगैर पर्ची, बगैर खर्ची, बगैर पर्ची। इनसे ये पूछो कि 2021 में 81 पदों के लिए डेंटल सर्जन की वैकेंसियां निकली और उसमें इनके जो डिप्टी सेक्रेटरी थे HSC के अनिल डागर, उनके ऑफिस में 3,50,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े कि नहीं पकड़े। और जब इंक्वायरी की गई तो ये निकल करके आया 17 बच्चों से 20-20 लाख रुपए लिए गए। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा HPSC की परीक्षा में OMR सीट की जो स्क्रीनिंग का काम करती थी वो पारू डेटा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड करती थी। उनके जो हेड हैं अश्विनी शर्मा, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया और उन्होंने ये रिवील किया, डिस्क्लोज किया कि मैं बच्चों को पास करवाने के नाम पर रिश्वत लेता था। इन्हीं के कुंडली से विधायक हैं रणधीर गोलन, उन्होंने पंचकूला में FIR कटवाई कि ASI की भर्ती में मेरे भांजे को भर्ती कराने के लिए HPSC के तत्कालीन सदस्य सत्यवान सेरा और बीजेपी नेता विनोद खरप ने 49 लाख रुपए लिए और आज तक वो पैसे वापस नहीं दिए। पंचकूला में FIR था। तो ये बगैर खर्ची की बात करते हैं। हाँ, मैं मान लूंगा खर्ची नहीं चली, अटैचियां चली, अटैची, ये अच्छी तरह से जानते हैं और यहाँ बैठ करके लोगों को गुमराह करने में लगे। ठीक है सर, आपके रोजगार को लेकर सवाल ले लूंगा मैं बीजेपी से। रजत पंजेटा प्रवक्ता NLD के भी हैं। रजत जी, देखिए रामपाल माजरा जी के आने से कहा जा रहा है कि पार्टी आप लोग की मजबूत हुई और इस बार के चुनाव में आप लोग कुछ और बेहतर करने की अब तैयारी में है और JJP जो थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन किसान हितैषी और कई लोगों ने बलिदान दिया किसानों के लिए। आप लोगों ने किसानों के लिए बहुत बेहतर किया। सन 2009 की अपेक्षा अभी के जो हालात हैं, क्या आपको उसमें भिन्नता नहीं दिखाई देती है किसानों के लिए? देखिए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से किसानों को GST के दायरे में लाया गया है, आप अगर अपनी एक रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट ये करा ले कि आप पेट्रोल पंप्स के ऊपर जाकर पेट्रोल और डीजल के कितने किसानों के खाते उधार पे चल रहे हैं, तो आपको किसान की हालत पता चल जाएगी। आप आड़तियों के पास जाएं, आप मिनी बैंक में जाएं, आप किसानों की जो ग्रामीण आंचल में बैंक है वहाँ कितनी लिमिट जैसे किसानों की बनती है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज हर किसान जो है वो कर्जदार बना हुआ है। और लागत इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, पहले GST नहीं लगा करती थी कीटनाशकों के ऊपर, खाद मिलती नहीं है, खाद महंगी होगी, कट्टे का वजन कम कर दिया, समय पर खाद यूरिया का ना मिलना, और फिर ये करोजन जैसी दवाइयां हैं, कई दवाइयां हैं, वो बेचार 1-1 लीटर दवाई बड़ी महंगी महंगी आती हैं वो, और जिनका छिड़काव होता है, और अन्य दवाइयां हैं। तो उस हिसाब से फिर समय पे बीज का ना मिलना, फिर घटिया बीज मिल जाना, बीज के ऊपर भी कैपिंग होना। हाँ, अभी यहाँ बात हो रही थी तो बाजरे की मैं हालत बता देता हूँ। सरकार कहती है दाना दाना खरीदते हैं, दाना दाना नहीं खरीदते हैं, कैपिंग लगा रखी है, सभी फसलों पे कैपिंग लगा रखी है, तो दाना दाना कैसे खरीदते हैं। उसके बाद अभी बात हो रही थी किसानों की आय दुगनी का वादा, मैनिफेस्टो की क्योंकि आपने जिक्र किया, तो किसानों की आय दुगनी का वादा भाजपा ने किया था 2022 तक। आय तो नहीं दुगनी हुई, लेकिन लागत जरूर इनकी 10 गुना हो गई। ये भावांतर भरपाई योजना लेके आए थे जिसका बजट था 1400 करोड़ का पिछले दो साल पहले। इन्होंने कहते तो हैं कि बाजरे में जरूर भावांतर भरपाई पहले वो फलों के लिए थी और सब्जियों के लिए, फिर इन्होंने बाजरे पे भावांतर भरपाई योजना दी। उसके भावांतर भरपाई के बाद भी MSP से 600 और 700 कम के अंदर किसान का बाजरा बिका, और वो 1400 करोड़ का बजट को घटाकर इन्होंने 400 करोड़ रुपए कर दिया, 1000 करोड़ का बजट ही घटा दिया उसने। उसके बाद मुआवजे की बात हो रही थी, तो इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जैसी महंगाई है तो जो पट्टा है जिसे लीज मनी कहते हैं किसानों की, वो 75-80 हजार रुपए, और आज आपका मुआवजा 12,500-15 हजार पर है। और मुआवजे भी पिछले 2 साल के खरीफ की फसल के, उसके बाद कितने मुआवजे हैं ऐसे। मैं आपको बताऊं, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तक के मुआवजे अभी बकाया हैं किसानों के। किसी जहाँ पे अपने चहेतों को इन्होंने पिछली जो बाढ़ आई थी उसमें अपने चहेतों को दे दिया जिन्होंने क्लेम भी नहीं किया, और पहले कहते हैं क्लेम फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है, फिर कभी कहते हैं पोर्टल, इस पोर्टल पे कराओ, फिर उस पोर्टल पे रजिस्टर कराओ, किसानों को पोर्टल में उलझा के रख दिया। उसके बाद बात हो रही थी यहाँ पर
रोजगार की, क्योंकि अग्निवीर की बात हुई, देखिए अग्निवीर की अगर बात करते हैं ये तो हरियाणा में सभी अग्निवीरों को दे देंगे। तो अब पहले सोशो इकोनॉमी वाला जो ग्रुप 56-57 वाला था उसको इतनी 21-22 हजार भर्तियां, एक 26 हजार के आसपास, वो सारी की सारी कोर्ट की वजह से रद्द हो गई। चलिए बेनीवाल जी से इस पर जवाब लेंगे। कमल हांडा जी, आखिरी रिएक्शन पर हूं मैं, अब डिबेट आखिरी लम्हे पर है। अब क्या कुछ कहेंगी प्रदेश की जनता से? और घोषणा पत्रों की बात भी देखिए हम कर रहे थे, आपका रिएक्शन उस पर नहीं आ पाया था। 2 फेज में आने वाला घोषणा पत्र आप लोग का, तैयारी किस तरह से और कब तक? ऐसा है सर, तैयारी चल रही है, बहुत सोच समझकर हम घोषणा पत्र बनाएंगे, हर वर्ग का हम ख्याल रखकर बनाएंगे। और पंजेटा जी ने कुछ बातें झूठ बोली कि ये 1 लाख करोड़ का कर्ज था। इनको याद दिला दूं, 1966 से लेकर 2014 तक सिर्फ 56,000 करोड़ का कर्ज था हरियाणा पर, जिसमें इतने सारे काम हुए, यूनिवर्सिटी हुई। इन्होंने भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया, ना भाजपा ने बनवाया, क्योंकि अब तो इन्होंने मिलकर सरकार बनानी है। मैंने कल वीडियो भी आपको दिखाई थी कि इसमें था कि हम बसपा के साथ, INLD के साथ और बीजेपी, हम तीनों मिलकर सरकार बनाएंगे। मैंने कल आपको वीडियो दिखाई थी। दूसरी बात ये कि हर मतलब 1/3 जो सेना में हमारा हरियाणवी होता है, और इनको कोई कदर नहीं, अग्निवीर योजना को ये कुछ समझते ही नहीं है। इनको लगता है बस। और एक बात और बताना चाहूंगी बेरोजगारी पर, 2.9 से लेकर 8.9 पर जो है बेरोजगारी हरियाणा में 2014 से 2024 तक। और इन्हीं के तेली जी जो हैं, जो लेबर मिनिस्टर हैं, उन्होंने संसद पटल पर रखी है। इनकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। और बाकी 37 पेपर लीक करके जो इन्होंने RSS गुजरातियों को नौकरी दी, उसकी बात ही अलग है। एक चीज और जरूर कहना चाहूंगी सर मैं, कि किसानों को मारा इन्होंने। मैं ये कह रही थी कि इन्होंने बिना खर्ची पर्ची की भी बात करी, तो इनके यहाँ तो अटैची चलते थे। 50 लाख तो इनके मंत्री का बेटा लेते हुए पकड़ा गया, 8 अधिकारी भी सस्पेंड हुए। ठीक है, तो ये जितनी 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया? काम क्या हुआ? एक काम तो गिनवाएं। कोई हॉस्पिटल बनवाया? ठीक है मैम, आपके सामने खड़ी होगी, समय का भी लिहाज करिएगा। अगर मैंने बोला है कम समय हाँ है। ठीक है सर, बात कर लीजिए। 5 स्कूल इन्होंने बंद किए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई हॉस्पिटल। ठीक है, पंकज बेनीवाल जी जुड़ गए हैं, रिएक्शन आखिर उनका भी ले लूं मैम। पंकज बेनीवाल जी, जो आंकड़े आप बता रहे हैं नौकरी के, जो आंकड़े बेनीवाल जी आप बता रहे हैं रोजगार को लेकर, जो आंकड़े जेजेपी, कांग्रेस और INLD बता रही है, सर जमीन आसमान का उसमें फर्क आ रहा है। हरियाणा की जनता को भरोसा कैसे होगा सर? हरियाणा की जनता को लगातार भरोसा है सागर जी, इसीलिए 2014, 2019 और अब 2024 में भी कमल खिलाने का काम यही हरियाणा की जनता करेगी। 2019 बात कर रहे हैं कि 20,000 जो HKRN की हैं उनको इंक्लूड कर, HKRN की 1,25,000 नौकरियां अलग हैं, जिसमें से 1,20,000 के लिए नायब सिंह सैनी जी ने ये कहा कि उनको पक्के का जो दर्जा है वो दे दिया गया है। 5,000 अलग से हैं, और जो 1,44,000 की जो मैं बात कर रहा हूँ वो अलग से HPSC और HSSC के द्वारा नौकरियां दी गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वो कहीं भी अवेलेबल है, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बेनीवाल जी, फैक्चुअल पॉइंट पर आप भी देखिए बात करिएगा आगे। हालांकि देखिए आप लोग बहुत स्टडी करके आते हैं हरियाणा की जनता को, और खासकर मुझे भी देखिए आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आखिरी रिएक्शन अजय चौधरी, 30 सेकंड आप लीजिएगा इस बार सर, क्या कुछ कहेंगे प्रदेश की जनता से? मैं 10 सेकंड में ही अपनी बात कह दूंगा और एक शायरी के माध्यम से कहूंगा कि राज बीजेपी में कहाँ कोई किसान नजर आता है, कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुसलमान नजर आता है। दब गया बटन वो कलम का जब से, कमल का जब से, तब से हर कोई शख्स परेशान नजर आता है। चलिए, अब कभी सम्मेलन होगा तो आप और हांडा जी उस लिस्ट में ऊपर रहेंगे। आप लोग आइएगा जरूर। रजत पंजेटा, आखिरी रिएक्शन आपसे 30 सेकंड का सर, प्रदेश की जनता से क्या कहेंगे और क्या कुछ अब बेहतर करने की तैयारी है? जी देखिए 30 सेकंड में पहले 10 सेकंड में आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। जो HKRN है उसे आप सरकारी नौकरी नहीं कह सकते। जो बार बार सरकारी नौकरी कह रहे हैं, ना तो वो किसी बोर्ड और ना वो किसी कमीशन के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, वो एक कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, और हरियाणा सरकार का उसके साथ कोई सरोकार नहीं। विधानसभा में दिए जो आंकड़े, 2,70,000 पक्के कर्मचारी हैं जो इनके पास है भाजपा की सरकार के अंदर, और हमारे समय में आज से 20-25 साल पहले आप जनसंख्या लगा लीजिए, तब 4 लाख पक्के कर्मचारी थे, और उसके और OPS भी लागू थी। और जो आखिरी में आप बोलने जा रहा हूँ, देखिए इन दोनों ने मिलकर 10 साल कांग्रेस ने और 10 साल भाजपा ने प्रदेश का भट्ठा बिठा दिया। ये जो कर्ज की बातें ठीक है, चलिए सर आगे डिबेट में मुलाकात होती रहेगी, फिर आप पॉइंट अपना रखिएगा। पंकज बेनीवाल जी, कमल हांडा जी, रजत पंजेटा जी, अजय चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। हरियाणा के सिंहासन का दावेदार कौन है, कौन सत्ता में काबिज होगा? पार्टियां घोषणा पत्र लाने वाली हैं। जो हरियाणा कर्जे में डूबा है उसको कर्जे से कैसे उबारा जाएगा और युवाओं के लिए क्या कुछ बेहतर होगा, सभी को इंतजार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।